हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीएस विद ईशा। सो सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप लोग चैनल को, तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर देना ताकि नई वीडियोस आपको मिल जाए। अब मेरी कोशिश रहेगी कि डेली एक ना एक वीडियो मैं अपलोड कर दूँ। तो जो लास्ट हमने कंप्लीट किया था वो हमारी एंशियंट इंडिया कंप्लीट हो गई थी। तो अगर हम मेडिवल इंडिया स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट कहाँ से होता है? जब गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन होता है वहाँ से मेडिवल इंडिया स्टार्ट होता है। डिक्लाइन का क्या रीज़न था वो मैं करवा चुकी हूँ पहले भी, जब मैं गुप्ता एम्पायर करवा रही थी, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे जो है एंशियंट इंडिया ख़त्म होके और मिडेवल इंडिया स्टार्ट हुआ था। इससे पहले मैंने मिडेवल हिस्ट्री की आपको बताया था कि क्या क्या हमें पढ़ना होगा। तो आज हम पढ़ेंगे एंड ऑफ गुप्ता एरा, जिसमें उनका आर्किटेक्चर और आर्ट एंड कल्चर होगा। फिर उसके बाद हम ये तीन चीज़ों को कंप्लीट करेंगे जो चोलास तक होगा, फिर हम उसके बाद इस्लाम का स्टार्ट करेंगे। तो ये सारा जो है ये एक ही वीडियो में आ जाएगा, 1 घंटे की वीडियो जाएगी। क्योंकि हर्षवर्धन और ट्रैवलर्स का मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, तो मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से बताऊंगी और यहाँ से फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना। आज सिर्फ हम इतना करेंगे क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यहाँ से ही 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे डिक्लाइन की कैसे हुआ था। तो पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी सारा, फिर उसको ट्रांसलेट करूंगी हिंदी में ताकि ये बाइलिंगुअल रहेगी वीडियो, ताकि किसी को दिक्कत ना हो। द गुप्ता डिक्लाइन स्टार्टेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ स्कंदगुप्त। मैंने पहले बताया था कि स्कंदगुप्त जो थे इनके टाइम पे हुनास का इन्वेजन हुआ था। तो ये इकलौते थे जिन्होंने हुनास को हराया था। हुनास का इन्वेजन कहाँ से हुआ था? तो ये वेस्टर्न इंडिया से हुआ था, नॉर्थ वेस्ट इंडिया से। जैसे मान लीजिए हमारा इंडिया है, तो यहाँ से इनका आक्रमण हुआ था। और यहाँ से जब इनका आक्रमण हुआ था तो स्कंदगुप्त थे जिन्होंने इनको हराया था। लेकिन इनके टाइम पीरियड के बाद जब इनका ये स्कंदगुप्त का जो टाइम था वो चला गया, उसके बाद जितने भी रूलर्स आए वो खास इंपॉर्टेंट नहीं थे। तो उनके हिसाब से क्या हुआ, फिर यहाँ पे छोटे छोटे राजाओं ने अपना अपना जो है राज्य खुद संभालना शुरू कर दिया और अलग अलग किंगडम्स बनने लग गए थे, अलग अलग जगह पे अलग अलग राजा बन गए थे। तो ऐसा कोई महान या बड़ा राजा नहीं था जिसके अंडर ये सारी चीज़ें हम चला पाते। फिर हम पढ़ेंगे अभी जो ग्रैंडसन थे स्कंदगुप्त के, हम दोबारा पढ़ेंगे। द गुप्ता डिक्लाइन स्टार्टेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ स्कंदगुप्त, द ग्रैंडसन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। तो स्कंदगुप्त कौन थे? ये ग्रैंडसन थे किसके? चंद्रगुप्त सेकंड के। फर्स्ट चंद्रगुप्त थे जो थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो चंद्रगुप्त सेकंड के जो थे ये ग्रैंडसन थे, कौन? स्कंदगुप्त। तो अब हम बात करें, ही वॉज सक्सेसफुल इन रिटेलिंग अगेंस्ट द हुनास। जैसे मैंने बताया कि स्कंदगुप्त थे जिन्होंने हुनास का इन्वेजन रोका था, उनको हराया था, एंड द पुष्यमित्रास, ठीक है। बट हिज एम्पायर वॉज ड्रेन्ड ऑफ फाइनेंस एंड रिसोर्सेज बिकॉज ऑफ दिस। तो क्या हुआ, जैसे कि यहाँ से जब आक्रमण होते थे वेस्ट साइड से, तो इसकी वजह से जो इनका कोस्टल एरिया था यहाँ तक गुजरात का, यहाँ पर इनका ट्रेड चलता था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इनका काफ़ी सारा फाइनेंस में भी इनका लॉस हुआ, रिसोर्सेज में भी इनके लॉस हुए, और कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न था कि इनको जो है डिक्लाइन होने का। द लास्ट रिकॉग्नाइज्ड किंग, यानी कि जो लास्ट जाने माने किंग हैं गुप्ता एम्पायर के, यानी लाइन के अगर हम क्रोनोलॉजिकल में याद करें तो लास्ट अगर आपसे पूछा जाए तो विष्णुगुप्त है, हु जिनका रीज़न था फ्रॉम 540 से लेके 550 एडी तक। इंटरनल फाइटिंग एंड डिसेशंस अमंग द रॉयल फैमिली लेट इट्स वीकनिंग। यानी जब राज्य बड़ा होता है, जैसा भी बनेगा अभी, जैसे कि मान लीजिए राज्य बड़ा होता है तो क्या होता है कि आप संभाल नहीं पाते। अब इनका इतना राज्य था तो यहाँ पर अंदर अंदर ही सबके बीच में डिस्प्यूट्स होने लग गए थे, भेदभाव आने लग गए थे, और अलग अलग जगह पे लड़ाइयाँ ये आपस में करने लग गए थे रीजन्स को लेके। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंटरनल ही इनके बीच में डिस्प्यूट्स बड़े हो गए थे, और अलग अलग जो छोटे छोटे राजा और किंगडम्स हुआ करते थे वो अपना अपना हक जमाने लग गए कि अब हम अपने आप इंडिपेंडेंट रूल करेंगे। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ गुप्ता, तो जब गुप्ता किंग का रीजन था तो उस टाइम पे क्या हुआ, बुद्धगुप्त थे दिवकाटा रूलर, नरेंद्र सेन ऑफ वेस्टर्न डेक्कन अटैक मालवा। क्या बोल रहा है ये कि गुप्ता किंग जो बुद्धगुप्त थे इनके टाइम पे क्या हुआ, जो वकाटा रूलर थे नरेंद्र सेन, उन्होंने वेस्टर्न डेक्कन पे, यानी जो वेस्टर्न एरिया था हमारे इंडिया का डेक्कन में, यहाँ पर इन्होंने अटैक किया मालवा में, मेकाला और कोसाला रीजन में। लेटर उसके बाद क्या हुआ, अनदर वकाटा किंग आए हरिसेन। तो दो किंग थे, नरेंद्र सेन थे और हरिसेन थे, जिन्होंने कॉन्कर किया था मालवा पे, यानी कि गुजरात वाला एरिया फ्रॉम द गुप्ताज। तो इन्होंने गुप्ताज से वो एरिया छीन लिया था अटैक करके। दो रूलर्स थे वकाटक रूलर्स, जिनका पहले का नाम था नरेंद्र सेन और दूसरे थे हरि सेन। तो आपको ये ध्यान रखना है। ड्यूरिंग स्कंदगुप्त रीजन की बात करें, स्कंदगुप्त का रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हुनाज ने इन्वेडेड किया था इस टाइम पे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, बट वर रेस्ट्रिक्टेड, इन्होंने रोक दिया था उनको। बट इन द 6th सेंचुरी, यानी कि 6th सेंचुरी में इन्होंने मालवा ऑक्यूपाई कर लिया, गुजरात, पंजाब और गंधार। तो हुना का जो इन्वेजन था वो वीकन हो गया एंड द गुप्ता होल्ड इन द कंट्री। तो पहले जब इनका अटैक हुआ तो इनको कंट्रोल में ले लिया गया था।
किसके द्वारा? स्कंदगुप्त के द्वारा। इंडिपेंडेंट रूलर्स एमर्ज हो गए थे ऑल ओवर द नॉर्थ में, जैसे मैंने बताया कि बहुत बड़ा इनका एरिया हो गया था, तो अलग अलग इंडिपेंडेंट राजाओं ने अपने आप को, मतलब छोटे छोटे जो किंगडम्स हुआ करते थे वहाँ के राजाओं ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया कि अब हम आज़ाद हैं, हम अपना राज्य अपने हिसाब से चलाएंगे। तो वो कौन कौन से राजा थे? तो मोस्टली नॉर्थ इंडिया में हुआ था ये, यानी कि उत्तरी भारत में हुआ था। यशोधर्मन नाम था जो कि मालवा के थे, ठीक है। मुखारीज थे जो कि यूपी के थे, और मैत्रकाज थे जो कि सौराष्ट्र के थे, एंड अदर इन बंगाल, यानी बंगाल में भी थे, यानी पूरा नॉर्थ इंडिया का ही पार्ट था जहाँ पे अलग अलग किंगडम्स में इंडिपेंडेंट रूलर्स जो थे एमर्ज हो गए थे। गुप्ता एम्पायर की बात करें, वो रेस्ट्रिक्ट थे टू मगध ओनली। तो क्या हुआ, जब इतना बड़ा राज्य होने के बाद पूरी इंडिया में इनका रूल था, उसके बाद क्या हुआ, बाद में जब डिक्लाइन होना शुरू हुआ तो सिर्फ मगध तक ही ये सीमित रह गए। यशोधर्मन की हम बात करें तो इन्होंने ज्वाइन किया था फोर्सेस किसके साथ? नरसिम्ह गुप्त के साथ, तो सक्सेसफुली रिटेलिएट करने के लिए अगेंस्ट द हुना चीफ मिहिरकुल। तो हुना का चीफ कौन था? मिहिरकुल। तो इसका नाम आपको ध्यान रखना है कि मिहिरकुल के जो मिहिरकुल जो थे वो हुनास के चीफ थे, ठीक है। तो ये जो थे यशोधर्मन ने ज्वाइन किया था फोर्स किसके साथ? नरसिम्ह गुप्त के साथ। किसके अगेंस्ट जाने के लिए? जो चीफ थे हुनास के, मिहिरकुल, उनके अगेंस्ट जाने के लिए। लेटर गुप्ताज की बात करें तो ये फॉलोइंग करते हैं बुद्धिज्म को रेदर देन हिंदुइज्म। अनलाइक देयर एंसेस्टर्स ऑल्सो वीकेंड द एम्पायर। तो ये क्या बोल रहा है कि जो लेटर गुप्ताज यानी बाद में जो गुप्ताज आए उन्होंने फॉलो किया था बुद्धिज्म को, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी रेदर देन हिंदुइज्म को। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जब गुप्ता एम्पायर का एमरजेंस हुआ था तो ब्राह्मणिज्म और हिंदुइज्म में ज़्यादा जोर दिया गया था, लेकिन बाद में जो गुप्ताज आए वो बुद्धिज्म को उन्होंने अपनाया, और कहीं ना कहीं फिर क्या हुआ, इन्होंने अपने लैंड्स को दान में देना शुरू कर दिया। तो उससे क्या हुआ, इनका एम्पायर वीक होता चला गया और आधे से ज़्यादा जो ज़मीनें या एरिया जो होता है इनके दान के उसमें चले गए। और फिर जब इन ब्राह्मण्स को या पंडितों को इन्होंने दिया तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी लालच आया, और वो भी चाहते थे कि अब हम अपना जो एरिया हमें मिला है हम खुद संभालेंगे, हम किसी राजा के अंदर काम नहीं करेंगे। दे डिडेंट फोकस ऑन एम्पायर बिल्डिंग। तो इन्होंने क्या किया, एम्पायर बिल्डिंग में, क्योंकि बुद्धिज्म का एक अलग ही वो था एजेंडा, या जो भी कहते हैं उनका जो धर्म का जो रास्ता था, तो उसमें ये था कि आपको ज़्यादा लोभ लालच नहीं रखना है, ये सब चीज़ें मोह माया का काम होती हैं। तो इन्होंने कभी भी अपना एम्पायर बिल्ड करने पर ध्यान नहीं दिया, हमेशा दान देने में, दूसरों की सेवा करने में, और जो ट्रैवलर्स होते थे उनके लिए अलग अलग जगहों पर ज़मीन देना, उनको बसाना, तो ये काम करते थे। और मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट पे भी लेटर गुप्ताज ने, जबकि माना जाता है कि गुप्ताज की सबसे अच्छी आर्मी हुआ करती थी, बट इन्होंने जो लेटर गुप्ताज आए थे उन्होंने क्या किया, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट पे ध्यान नहीं दिया। और यहीं से क्या हुआ, यहाँ पे कुछ ही नहीं, ये तो मैंने कहीं से लिया था तो ये उसका है। सो वीक रूलर्स अलॉन्ग विद इंसेंट इन्वेजन फ्रॉम फॉरेन एज वेल एज नेटिव रूलर्स। जो वीक रूलर्स थे उनके साथ क्या हुआ, इन्वेजन हुआ फॉरेन से, मतलब बाहर से जो इन्वेजन हुए तो उसको वो झेल नहीं पाए, और कहीं ना कहीं वो डिक्लाइन था, वो डिक्लाइन का रीज़न है गुप्ता एम्पायर का। और बाय द बिगनिंग ऑफ द 6th सेंचुरी, जब 6th सेंचुरी की स्टार्टिंग थी यानी कि शुरुआत हो रही थी, तो एम्पायर वॉज, जो एम्पायर था वो डिसइंटीग्रेट हो गया था, यानी कि टूटने लग गया था छोटे छोटे पार्ट्स में, एंड वॉज रूल्ड बाय मैनी रीजनल चीफ्टेंस। तो पहले इतना बड़ा राज्य था आपका, अब इसमें छोटे छोटे राजाओं के ऊपर एक गुप्ता रूलर जो है वो रूल करता था। अब इन छोटे छोटे राजाओं ने क्या किया, इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, और अब ये इनके अंदर काम करना नहीं चाह रहे थे। तो ऐसे क्या हुआ, ये डिसइंटीग्रेट हो गया और रूल्स जो थे अलग अलग अपने अपने रीजनल एरिया को खुद संभालने लग गए। तो इससे गुप्ता एम्पायर का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, डिक्लाइन हुआ, और ये सिर्फ मगध तक ही सीमित रह गए। कौन? गुप्ताज। गुप्ता के आर्किटेक्चर की बात करते हैं। अब समझ में आ गया होगा कि इनका डिक्लाइन का रीज़न क्या क्या था, ठीक है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट था हुनाज इन्वेजन, जो वेस्टर्न अटैक्स इनके टाइम पे बहुत ज़्यादा हुए थे, वो ये सब कंट्रोल में नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं हिंदुज़म से बुद्धिज़्म में कन्वर्ट होना इनका दोबारा से लेटर गुप्ताज में, वो इनका डिक्लाइन था। मिलिट्री पे इन्होंने फोकस नहीं किया, ये भी इनका डिक्लाइन का रीज़न था। तो ये सारे रीजन थे इनके डिक्लाइन के। एग्जाम में पूछा जाएगा कि क्या रीज़न था डिक्लाइन का, तो आपको ये पॉइंट्स याद होने चाहिए। और अगर प्रॉपर पॉइंट्स टू पॉइंट्स चाहिए तो वो मैंने पोस्ट गुप्ता पीरियड और गुप्ता पीरियड में करवाया, वहाँ पे वीडियोस में देख लेना। आर्किटेक्चर की बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द बिगनिंग ऑफ द गुप्ता एम्पायर इन द 4th सेंचुरी, द बिगनिंग ऑफ द गुप्ता एम्पायर इन द 4th सेंचुरी एडी। तो 4th सेंचुरी एडी में गुप्ता एम्पायर का जो है क्या हुआ था, बिगनिंग हुई थी इनकी, और इज कंसीडर्ड द गोल्डन पीरियड। तो गोल्डन पीरियड कब माना जाता है इंडियन आर्किटेक्चर का, जब गुप्ता एम्पायर था। तो आप सीधे रिलेट कर सकते हैं, गोल्डन पीरियड किसका था, तो गुप्ता एम्पायर का था। इनकी जो आर्किटेक्चर थे उस टाइम को 4th सेंचुरी में माना जाता है कि वो इंडिया का गोल्डन पीरियड था ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर का। टेम्पल कंस्ट्रक्शन हुए, टेम्पल्स बनाए गए थे बहुत ज़्यादा, अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ लेटर गुप्ताज रूलर्स हु वर हिंदूज, ठीक है।
वाइल द अर्ली गुप्ता किंग वर बुद्धिस्ट, ये कह रहे हैं कि अर्ली गुप्ता जो किंग थे वो भी बुद्धिस्ट थे, हु कंजर्व्ड बुद्धिस्ट आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन, उन्होंने क्या किया, जो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर ट्रेडिशन था उसको फॉलो किया। टेम्पल बिल्डिंग, हमें सबको पता है कि पहले जैनिज्म और बुद्धिज़्म आया, उसके बाद हमने देखा है कि सारी डायनेस्टी शुरू हुई थी और वो कहीं ना कहीं गुप्ता एम्पायर तक चला था। गुप्ता एम्पायर में क्या हुआ, बुद्धिज़्म को फॉलो करते करते वो उन्होंने ब्राह्मणिज्म और हिंदुइज्म को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, और फिर जो लेटर गुप्ताज आए वो भी फिर बुद्धिज़्म की तरफ चल पड़े थे। तो ये पूरी स्टोरी थी। टेम्पल बिल्डिंग जो था ये भी इनके टाइम पे बहुत काम हुआ है। इन्होंने भी प्रोमिनेंस किया अंडर द पैट्रोनेज ऑफ लेटर गुप्ताज रूलर हु वर हिंदूज। तो मतलब जिन्होंने बुद्धिज्म अपनाया उन्होंने बुद्धिस्ट आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन को फॉलो किया, और जिन्होंने बाद में हिंदुइज्म को अपनाया उन्होंने इंडियन यानी कि हिंदू पैट्रोनेज के हिसाब से फॉलो किया। द गुप्ता किंग वर ब्राह्मणिकल रूलर्स, मैंने बताया था कि गुप्ता जो किंग थे वो ब्राह्मणिकल रूलर्स थे, स्पेशली इन द लेटर फेज। दे ऑन द अदर हैंड डिस्प्लेड एक्सेप्शनल टॉलरेंस फॉर ऑल अदर रिलीजन्स। ठीक है, मतलब इनका ये था कि हम हिंदुइज्म में फॉलो कर रहे हैं आप, लेकिन अगर बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो या और कोई आपकी रिलीजन है तो हम उसके लिए भी नहीं करेंगे, वे उसको भी ये सपोर्ट करते थे कि ठीक है जिसका जो रिलीजन है वो उसको फॉलो कर सकता है। विष्णु वॉज वर्शिप्ड, उस टाइम पे विष्णु भगवान की पूजा की जाती थी इन द नॉर्दर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। शिवा को करते थे, शिव भगवान को साउदर्न सेक्शन में करते थे। शक्ति जो भगवान थे उनको ईस्टर्न इंडिया के पार्ट में, मतलब ईस्टर्न साइड में, जो पूर्व साइड हो गया उसमें, एज वेल एज ऑन द मालाबार कोस्ट साउथ वेस्ट में, यहाँ पे शक्ति की पूजा होती थी। विष्णु को करते थे नॉर्थ में और सेंट्रल पार्ट में, और शिवा को साउदर्न सेक्शन में। तो ये हो गया इनका आर्किटेक्चर। अब हम बात करेंगे केव आर्किटेक्चर्स, जो ये पत्थरों को, रॉक कट्स जो केव हुआ करते थे, बड़े बड़े पत्थरों को कट कट के ये जो चीज़ें बनाई जाती थी, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या इन्होंने कहाँ कहाँ पे बनवाया। एग्जाम में एज इट इज़ पूछ दिया जाता है कि अजंता केव्स कहाँ पे है, एलोरा केव्स कहाँ पर है, और किस के लिए बनाया गया था, किस राजा के द्वारा बनाए गए थे, तो ये सारी चीज़ें एग्जाम्स में आती हैं। द आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट की बात करें, केव्स रिमेंड कंसिस्टेंट ड्यूरिंग ऑफ गुप्ता पीरियड, तो इस टाइम पे केव्स का बनना ज़्यादा तेज़ी से काम शुरू हुआ था। द यूटिलाइजेशन ऑफ मुरल पेंटिंग्स, तो मुरल पेंटिंग्स का नाम आया तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहीं से रिलेटेड है। ऑन केव्स वॉल, यानी यहाँ पर जो ये केव्स बनाए जाते थे, गुफाएं बनाई जाती थी, इन पे क्या जो काम होता था वो किसका काम होता था, मुरल पेंटिंग्स का। ऑन द अदर हैंड बिकेम एन एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, और भी अलग अलग काम हुआ करते थे। द केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा हैव सम बीन द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मुरल आर्ट। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि जो एलोरा केव्स है और अजंता केव्स हैं इस पे किस पेंटिंग का काम हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि मुरल पेंटिंग और मुरल आर्ट का काम हुआ है। अजंता इज अ ग्रुप ऑफ रॉक कट केव। रॉक कट केव का मतलब क्या होता है कि बड़ा पत्थर था उसको काट काट के इन्होंने, पत्थर को कट करके इन्होंने यहाँ पे केव्स बनाए थे। कहाँ पे, औरंगाबाद महाराष्ट्र, एमिड द सह्याद्री रेंजेस ऑफ वाघोरा रिवर। तो आपको ध्यान रखना है कि अजंता केव्स जो है ये कहाँ पर है। पहली बात तो ये रॉक कट केव है नियर औरंगाबाद महाराष्ट्र, ठीक है, सह्याद्री रेंज है और वाघोरा रिवर, तो ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। देयर आर 29 केव्स इन ऑल, यानी टोटल 29 केव्स हैं। 25 जो है उसमें से वो यूटिलाइज्ड एज विहारा यानी कि रेजिडेंस केव्स। मैंने बुद्धिज्म में आपको बताया था कि बनाए जाते थे विहारास, जो कि इनके रेजिडेंट, इनके विश्राम करने के लिए होता था। एंड जो बाकी के 4 थे वो चैत्य थे, जो कि प्रेयर हॉल्स हुआ करते थे, जहाँ पे जो ये बुद्धिज्म वगैरह जो मॉन्क्स हुआ करते थे, सन्यासी वगैरह, ये घूमते थे, तो इनके वहाँ पे प्रेयर हॉल्स बनाए गए थे। तो ये 4 थे और 25 इनके रेजिडेंस थे, टोटल 29 थे, ये आपको ध्यान रखना है। बिटवीन 200 BC एंड 650 AD द केव, जो केव्स थे बनाए गए थे, कंस्ट्रक्ट किए गए थे। अब हम बात करेंगे थोड़ा डिटेल में। द बुद्धिस्ट मॉन्क इंस्क्राइब करते हैं कि अजंता केव्स अंडर द पैट्रोनेज ऑफ वकाटक रूलर्स, वन ऑफ देम वॉज हरिसेन। मैंने बताया था हरिसेन वकाटक रूलर्स थे, इनके बारे में भी मैंने पीछे पढ़ाया आपको। तो इनका कहना ये है कि जो अजंता केव्स है मोस्टली जो है ये वकाटक रूलर्स के अंडर ही इनको पैट्रोनेज यानी कि बनवाई गई हैं। इन्होंने इंपॉर्टेंस दी उस चीज़ को, जो कि हरिसेन रूलर थे, किसके, वकाटक के। फिगर की बात करें, दी फिगर इन दीज केव्स, अब इन केव्स में जो फिगर्स बनाई गई हैं, अलग अलग मूर्तियां बनाई गई हैं, उनके लिए क्या कह रहे हैं ये कि इन दीज केव्स वर पेंटेड, तो पेंट किया गया था विद फ्रेस्कोइज एंड एग्जिबिटेड अ हाई लेवल नेचुरलिज्म, मतलब नेचुरल चीज़ें यूज़ करके पेंट किया गया है। द कलर्स वर क्रिएटेड फ्रॉम लोकल प्लांट्स एंड मिनरल्स। यहाँ से क्वेश्चन एज इट इज़ बन आया था पेपर में कि गुप्ता एम्पायर में या गुप्ता पीरियड के टाइम पे
कि किस किस चीज़ों को यूज़ किया गया था पेंटिंग्स बनाने के लिए, फिगर्स में, जो फिगर्स में किस किस चीज़ का यूज़ किया गया था। तो उसमें ऑप्शंस क्या आए थे कि नेचुरल कलर्स थे या केमिकल वाले कलर्स थे या उसमें किसी और चीज़ का यूज़ किया गया, क्या क्ले यूज़ किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि लोकल प्लांट्स और मिनरल्स को लेके इन्होंने नेचुरल तरीके से उस टाइम पे उन पे पेंट किया था और नेचुरली इंग्रेडिएंट्स से उसको बनाया गया था। द पेंटिंग्स आउटलाइंस वर पेंटेड इन रेड। तो जो पेंटिंग्स थी उनमें आउटलाइन की गई थी। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में आपको इसी की अलग अलग लाइनें देंगे, 4-5 लाइनें। अब पूछेंगे आपसे कि ये जो चारों पांचों लाइनें दी गई हैं ये किस टाइम पीरियड की है। तो आपको ऑप्शन में दे देंगे मौर्यन पीरियड का है, गुप्ता पीरियड का है, लेटर गुप्ता पीरियड का है, या किसी और डायनेस्टी का नाम लेके। तो आपको ध्यान रखना है कि गुप्ता एम्पायर से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि पेंटिंग्स जो है आउटलाइंस थी पेंटेड इन रेड कलर से, एंड देन दे इनसाइड वर पेंटेड, मतलब बाहर की जो पेंटिंग है ये रेड कलर से आउटलाइन की गई थी और अंदर फिर पेंट किया गया था। द एब्सेंस ऑफ ब्लू इन द पेंटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल एलिमेंट। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया कि मोस्ट रिमार्केबल, तो ये एज इट इज लाइन दे देंगे कि ऐसी कौन सी पेंटिंग्स थी, किस टाइम का पीरियड था जब जहाँ पे ब्लू कलर का यूज़ नहीं किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वो अजंता केव्स की बात हो रही है जहाँ पे वाकाटक रूलर्स थे, हरिसेन के द्वारा करवाया गया था। और ये कहीं ना कहीं पोस्ट गुप्ता पीरियड का, यानी कि डिक्लाइन, जो गुप्ता लेटर गुप्तास थे उनके टाइम की बात हो रही है। अनदर फेमस केव है एलोरा केव्स, ठीक है, जो कि इट इज़ द मोस्ट ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर फ्रॉम द अजंता केव्स, यानी अजंता दोनों है महाराष्ट्र में ही, कहाँ पे, सह्याद्री हिल्स के पास। तो ये आपको इजी रहेगा याद करने में। एलोरा और अजंता दोनों महाराष्ट्र में ही है, थोड़ा वो औरंगाबाद तक जाता है, वो भी महाराष्ट्र में ही है। इट कंसिस्ट ऑफ 34 केव्स। अजंता में कितने थे 29, यहाँ पे कितने 34, जिसमें से 17 जो हैं ब्राह्मणिकल थे, 12 बुद्धिस्ट थे और 5 जैन थे। इतना नहीं जानता, बस 34 आपको याद रखना है, ठीक है। दीज केव्स वर बिल्ट बाय न्यूमेरस गिल्ड्स फ्रॉम विदर्भा। तो ये जो केव्स थे अलग अलग लोगों के द्वारा बनाए गए थे, विदर्भ, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिटवीन द 15th से लेके 11th सेंचुरी। तो ये इस एरिया तक बने गए हैं। एरिया आपको बता दिया, विदर्भ, कर्नाटक और तमिलनाडु। दे आर न्यूअर देन अजंता केव्स। अब आपसे स्टेटमेंट क्या दी जाएगी कि कौन सा ओल्डर है कौन सा न्यूअर है। तो ये कह रहा है कि अजंता केव्स से ज़्यादा, ये क्या बोल रहा है, दे आर न्यूअर देन अजंता केव्स, यानी कि ओल्डर कौन सा हुआ, अजंता केव्स। तो अजंता केव्स पहले बने थे और जो एलोरा केव्स है ये बाद में बने थे। तो ओल्डर कौन सा है, अजंता केव्स, न्यूअर है कौन सा, नया कौन सा है, तो ये एलोरा केव्स है। इस तरीके से आपको पढ़ना है। एज अ रिजल्ट हम बात करें तो इन टर्म्स ऑफ टॉपिक एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल द केव्स रिप्रेजेंट अ नेचुरल डाइवर्सिटी, मतलब नेचुरल चीज़ों से बनाया गया नेचुरल डाइवर्सिटी दिखाता है। तो ये आपको याद रखना है। अ सेट ऑफ 9 बुद्धिस्ट केव, यानी कि 9 बुद्धिस्ट केव्स का सेट था, फॉर्म्ड अराउंड द 6th सेंचुरी के आसपास बनाया गया था ऑन द बैंक ऑफ बाघ रिवर इन मध्य प्रदेश में। 9 बुद्धिस्ट केव्स की सेट बनाए गए थे। इट हैज़ अ सिमिलर आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ अजंता केव्स। तो ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि अजंता केव्स से मिला जुला, जो कि महाराष्ट्र में हमें पता चला है, लेकिन वो एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में भी 9 केव्स हैं बुद्धिस्ट के, जो कि बाघ रिवर के पास है, 6th सेंचुरी में ही बनाए गए हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं अजंता केव्स से जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो मैच खाता है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी बनाए गए होंगे। तो ये एग्जाम में ऐसे पॉइंट दे देंगे आपसे। बाघ केव्स ये रहे और जूनागढ़ केव्स ये रहे। तो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन और आर्किटेक्चर का काम सेम सेम दिखता है इनको, जो एमपी में है। दीज आर बुद्धिस्ट केव्स लोकेटेड इन गुजरात के जूनागढ़ रीजन में, ठीक है, ये जूनागढ़ वाला। और बाघ केव्स का मैंने पीछे करवा दिया। ऑल्थो देयर आर नो केव्स हेयर, सिर्फ एक जूनागढ़ केव है। 3 सेपरेट प्लेसेस कैन बी लोकेटेड, ठीक है। खापरा, कोदिया, बाबा प्यारे और उपारकोट आर दीज 3 साइट्स जो कि पाई जाती हैं कहाँ पे, जूनागढ़ रीजन में। The presence of a 30 to 50 feet high fortress known as Upar Court in front of the prayer hall is a distinctive feature of Junagadh caves। तो क्या अलग है कि यहाँ पे एक उपार कोट बनाया गया है 30 से लेकर 50 फीट का, तो जिसको थोड़ा अलग माना जाता है। उदयगिरी केव्स की हम बात करेंगे। देखिए आप जैसे देख रहे हैं ना कि पत्थर में ही इन्होंने अलग अलग डिज़ाइन निकाल के बनाए हुए हैं। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। केव्स जो थे उदयगिरी के, नॉट टू बी कन्फ्यूज्ड विद उड़ीसा उदयगिरी कंधारी केव्स। देखिए उड़ीसा का जो उदयगिरी कंधारी केव्स है वो अलग है और ये जो उदयगिरी का केव्स है ये अलग है। इट इज़ इन मध्य प्रदेश। तो उदयगिरी मध्य प्रदेश में है, उदयगिरी कंधारी केव्स जो है ये उड़ीसा में है, जो कि विदिशा डिस्ट्रिक्ट में है। इट वॉज बिल्ट अंडर द पैट्रोनेज ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड, चंद्रगुप्त सेकेंड के अंदर, ठीक है, इन द अर्ली 5th सेंचुरी AD एंड इज़ नोन फॉर इट्स न्यूमेरस स्कल्पचर एंड हील वॉल्स, यानी कि काफ़ी लंबी लंबी वॉल्स बनाई गई थी हील पे
और पहाड़ों में, और कह रहे हैं कि अलग अलग स्कल्पचर्स बनाए गए थे, दीवारों में ही मतलब पेंटिंग्स की गई थी, तो इसके लिए ये बहुत फेमस है, जो कि एमपी में है उदयगिरी केव्स। किसके टाइम का है ये? चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम का। वाराह और विष्णुज बोर इनकारनेशन इज द रीओन्ड स्कल्पचर, वन ऑफ द अर्लीस्ट हिंदू स्कल्पचर जो है मे बी फाउंड इन द कावेंस। इट इज, अब ये देखिए मंडेश्वर केव्स है, क्या है? मंडपेश्वर केव्स। इट इज ऑल्सो नोन एज मोंटपियर केव्स, लोकेटेड इन बोरीवली नियर मुंबई। तो ये भी मुंबई महाराष्ट्र के आसपास ही है। एंड वॉज बिल्ट एज अ ब्राह्मणिकल केव है ड्यूरिंग द लेट गुप्ता डायनेस्टी। कौन सा? मंडपेश्वर केव। इट वॉज लेटर ट्रांसफॉर्म्ड इन टू अ क्रिश्चियन केव। बाद में क्या किया गया? इसको क्रिश्चियन केव में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। हाउ एवर स्कल्पचर की बात करें ऑफ नटराज, ठीक है, सदाशिव और अर्धनरीश्वरा कैन बी सीन इन द साइड्स ऑफ ruins। तो इसको क्या किया गया? पहले ये ब्राह्मणिकल केव था, बाद में इसको क्रिश्चियन केव बना दिया गया, जहाँ पर जो स्कल्पचर्स थे वो नटराज के थे, सदाशिव के थे और अर्धनरीश्वरा के थे। तो ये जब इनको नष्ट किया गया, यानी कि चेंज करा गया, तो ये चीज़ें देखी गई थी। अबॉव द केव प्रीसिनेट्स आर द चर्च, ठीक है, चर्च बनाया गया एंड इट्स ग्रेवयार्ड। अब हम बात करेंगे स्तूपास की। हमने आर्किटेक्चर और आर्ट्स की और पेंटिंग्स की बात कर ली, अब हम स्तूपास की बात करेंगे। पहला स्तूपा है धामेक स्तूपा। ये इस तरीके से बना जाता था, ठीक है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में। आपको पहले तो ये ध्यान रखना है कि स्तूपास जो है मोस्टली सिलेंड्रिकल ही होते थे, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ स्तूपा स्लोड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। अब तक हम देख रहे थे कि चंद्रगुप्त के टाइम से ही स्तूपास बनने शुरू हो गए थे। जब उन्होंने बुद्धिज्म अपनाया था तो अलग अलग जगह पे कहा जाता है उन्होंने बहुत ज़्यादा स्तूपास बनवाए थे बुद्धिज्म के धर्म को प्रमोट करने के लिए। तो कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं स्लो डेवलपमेंट हो गया था, कब? गुप्ता पीरियड में। हाउएवर जो धार्मिक स्तूपा है इन सारनाथ में नियर वाराणसी। अब लोकेशन आपको याद रखनी है, स्पेशली जो बिहार के एग्जाम के लिए है। तो धार्मिक स्तूप कहाँ पर है? तो सारनाथ में है, जो कि वाराणसी के पास है। यूपी और बिहार के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, उनमें ये पूछा जाता है, ठीक है। इट इज़ एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ स्तूप बिल्ट ड्यूरिंग दिस टाइम। धार्मिक स्तूप, जो धार्मिक स्तूप है ये एक ह्यूज स्तूप है सारनाथ में। आफ्टर रीचिंग एनलाइटमेंट द बुद्धा इज क्लेम्ड टू हैव गिवन हिज फर्स्ट सरमन टू हिज फर्स्ट 5 स्टूडेंट लेड बाय कौंडिन्या, रिवीलिंग हिज 8-fold पाथ लीडिंग टू निर्वाणा एट धार्मिक स्तूप। तो पहला सरमन कहा जाता है जब इन्होंने अपना दिया था, बुद्ध भगवान ने, कहा जाता है पहले नियर सारनाथ में दिया था अपना पहला सरमन। तो वो उन्होंने 5 स्टूडेंट्स को दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। जब वो एनलाइटमेंट के लिए गए थे तो उन्होंने वहाँ पर क्या किया था? अपने 8-fold पाथ जो है उसको रिवील किया था। अपने 8-fold पाथ के बारे में बताया था बुद्ध भगवान ने, निर्वाण, कि हम निर्वाणा कैसे पा सकते हैं, निर्वाणा कैसे मिलेगा, उसके लिए 8-fold पाथ बताए थे। सरमन लिया था कहाँ पे? यहीं पे नियर सारनाथ, ठीक है। और अपने 5 स्टूडेंट्स को इन्होंने बताया था, जो कि धार्मिक स्तूप के पास ही था। मतलब यहीं पे इन्होंने अपना पूरा सरमन दिया था और यहीं पे अपना 8-fold पाथ जो कि निर्वाण के लिए था वो इन्होंने बताया था। सारनाथ के अब स्कल्पचर्स की हम बात करेंगे। सारनाथ स्कूल ऑफ स्कल्पचर, देखिए स्तूप भी सारनाथ में ही है और स्कल्पचर भी यही है, तो कन्फ्यूजन नहीं होगी। विच स्प्रैंग अप नियर सारनाथ वॉज एडिड इन टू द लिस्ट। मैनी बुद्धिस्ट पिक्चर, मतलब बुद्ध के जो पिक्चर्स थे सारनाथ में मिले हैं। प्लेन ट्रांसपेरेंट ड्रेपरी कवरिंग बोथ शोल्डर्स, दोनों शोल्डर्स उनके कवर थे। एंड स्पार्सली ऑर्नामेंटेड हेलो अराउंड द हेड। तो ये ऑर्नामेंट इनके हेड के पास रखा गया और ये कुछ चादर सी थी, जैसे पीछे से इनके कंधे कवर थे इससे। और वेयर एज द मथुरा बुद्धा इमेज रिटेन द फोल्ड ऑफ द ड्रेपरी एंड द हेलो अराउंड द हेड एंड लेविशली एम्ब्लेस्ड। तो ये यहाँ पे कौन सा है? ये सुल्तानगंज बुद्ध है। इज नोटेबल एग्जाम्पल ऑफ 7.5 feet इन हाइट। तो ये इसकी बात चल रही है। टेम्पल आर्किटेक्चर की हम बात करेंगे अब कि टेम्पल में क्या क्या आर्किटेक्चर। तो पहला टेम्पल हम देख लेंगे कनकली देवी टेम्पल। तो थोड़ा पढ़ते हैं इसके बारे में। द बिगनिंग ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर में बी ट्रैक्ड बैक टू द गुप्ता डायनेस्टी। मैं बता चुकी हूँ कि गुप्ता डायनेस्टी से ही जो टेम्पल आर्किटेक्चर का जो इंडिया में जो काम शुरू हुआ था, मतलब देवी देवताओं के लिए, तो वो गुप्ता एम्पायर के टाइम पे ही शुरू हुआ था। देयर वर मैनुअल्स क्रिएटेड ऑन हाउ टू बिल्ड टेम्पल्स। मतलब कि मैनुअल्स मिले हैं इनको, एक तरीके से चित्र मिला है, मैप मिला है, जहाँ पे लिखा जाता था कि कैसे टेम्पल्स हमें बनाने हैं। द गुप्ता टेम्पल्स वर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज में डिवाइड है। पहला है कनकली देवी टेम्पल, जो कि तिगावा एंड द विष्णु वाराहा टेम्पल, जो कि ईरान में है, आर एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर बिल्डिंग विद फ्लैट रूफ, यानी प्लेन छत होती थी, स्क्वायर होता था इनका बराबर का।
और शैलो पिलर्ड होते थे पोर्चेस, ये पिलर डालते थे यहाँ पे। तो ये कहाँ का एग्जाम्पल बता रहे हैं, कनकली देवी टेम्पल जो कि ईरान और कहाँ पे है, विष्णुवारा टेम्पल बोला जाता है, तिगावा में भी है, तो उसका एग्जाम्पल है ये। फॉर द फर्स्ट टाइम द सेंक्टम और सेला यानी कि गर्भगृह, ठीक है, ऑफ अ टेम्पल यानी अंदर जाने का जो गर्भगृह होता था टेम्पल का, विद अ सिंगल एंट्रेंस बनाया जाता था। पहली बार ऐसा था कि सेंक्टम यानी कि जो एंटर करते थे हम गर्भगृह में वो सिंगल एंट्री थी, ठीक है, विद अ टेम्पल ऑफ अ सिंगल एंट्रेंस और अ पोर्च यानी मंडप। तो ये क्या था, रूफ इनकी प्लेन थी, स्क्वायर बिल्डिंग्स हुआ करती थी, पिलर्स का ये यूज़ करते थे और सिंगल एंट्री हुआ करती थी गर्भगृह में जाने के लिए और मंडप वहाँ पे हुआ करता था। तो ये टेम्पल आर्किटेक्चर की बात चल रही है। सेकेंड हम बात करें तो एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रीवियस फॉर्म ऑफ विद द एडिशन ऑफ एम्बल्ट्री प्रदक्षिणा सराउंडिंग द श्राइन ऑफ ऑन अ सेकेंड लेवल, एग्जाम्पल इंक्लूड द शिवा टेम्पल। अभी इस शिवा टेम्पल के बारे में क्या बोल रहे हैं, जो कि बुम्हार में है, एहोल में, कि पार्वती टेम्पल है एक, नचना कुतारा में, इज़ अनदर नोटेबल एग्जाम्पल। तो पार्वती और शिवा का टेम्पल है जो एग्जाम्पल करता है किसके बारे में, प्रदक्षिणा। ये क्या बोल रहे हैं कि फॉर्म ऑफ विद द एडिशन इन द एम्बल्सरी, ये जो इन्होंने हाइट उठा दी ना इसकी और इसके ऊपर फिर स्क्वायर बनाया, प्लेन रूफ बनाया, तो ये चीज़ें शिवा और पार्वती टेम्पल में इंक्लूड की गई थी। अब हम बात करेंगे दश अवतार टेम्पल के बारे में। तो ये है देवघर झांसी में, आपको इसकी लोकेशन याद रखनी है। एंड द ब्रिक टेम्पल, तो ये ब्रिक से यानी कि पत्थर से, ईंटों से बनाई गई थी, एट भितरगांव कानपुर, आर फेमस एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर टेम्पल विद द लो एंड स्क्वायर टावर, यानी कि स्क्वायर बनाया था और फिर ऊपर क्या क्या टावर बनाया गया थोड़ा सा, और नीचे का तो ये ऐड हुआ ही था, ठीक है। पिलर अप्रोच की बात करें, हाई प्लेटफॉर्म ऑन द बेस, तो ये प्लेटफॉर्म जो बेस बनाते थे ये बहुत ऊंचा और मोटा बनाते थे चढ़ने के लिए, सीढ़ियों के लिए। एंड द कर्वी लाइनर टावर, जो ये टावर बनाए गए थे कर्व वाले, इसकी बात चल रही है। और शिखर, इसको हम शिखर बोलते हैं। अगर हम देखिए दो टाइप्स थे टेम्पल के, नॉर्थ में थे नगारा टाइप ऑफ आर्किटेक्चर और साउथ में थे ड्रेविडियन। तो नगारा में यही फेमस था कि ये ऐसे बनाते थे जिसको हम नगार आर्किटेक्चर में हम बोलते थे शिखर, और जब मैं साउथ का बताऊंगी तो उसमें कंप्लीट करवाऊंगी। वॉज द मोस्ट रिमार्केबल अचीवमेंट ऑफ दिस स्टेज। अब तक हम देख रहे थे कि प्लेन रूफ था, लेकिन अब इन्होंने यहाँ पर ऊपर कर्व बनाया जिसको हम क्या बोलते हैं, शिखर। टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द नगार स्टाइल, अब आगे ना, नगार स्टाइल इज रिगार्डेड टू द थर्ड स्टेज ट्रायम्फ, यानी यहीं से जो नगार स्टाइल का अलग हमें पता चलने लगा कि ये ड्रेविडियन स्टाइल है और ये नगार स्टाइल है। नेक्स्ट देखिए हम फोर्थ, द कपोतेश्वर टेम्पल इन कृष्ण डिस्ट्रिक्ट में, केजराला, इज द रेक्टेंगुलर टेम्पल विद एन एप्सिडल बैक एंड बेरेबल रूफ, यानी ये बोल रहे हैं कि ये पहला ऐसा टेम्पल था कपोतेश्वर टेम्पल जो कि रेक्टेंगल शेप में बना था, इसकी बात कर रहे हैं। और ये चीज़ें यहाँ पर भी थी, पर यहाँ पे एक पूरा प्रॉपर पॉइंट आउट नहीं था जो कि शिखर था, यहाँ से ये कट था। तो ये कहीं ना कहीं हमें ड्रेविडियन आर्किटेक्चर के बारे में दिखाता है। सर्कुलर टेम्पल्स विद शैलो रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन, यानी कि ये पूरा बेस इनका रेक्टेंगुलर होता था और ये भी, और ये सर्कुलर होता था इनका, और ये इनकी रूफ होती थी। पॉइंट आउट फॉर द फोर कार्डिनल फेसेस, द मनियार मठ श्राइन जो राजगीर में है, बिहार, इज द सोल मॉन्यूमेंट ऑफ द एग्जाम्पल, तो ये बिहार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मनियार मठ श्राइन है जो कि राजगीर में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारा हमने कंप्लीट कर लिया है आर्किटेक्चर, तो आज के लिए इतना ही है। आज हमने ये इतना कंप्लीट कर लिया, इससे ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है। जो मैंने ये चीज़ें आपको बताई थी कि हमने इतना कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हर्षवर्धन, फेमस ट्रैवलर्स और अर्ली मिडिवल सेंचुरी याद करेंगे, जिसमें हमने पल्लवास, राष्ट्रकूटास, गुर्जर के बारे में, थोड़ा बहुत राजपूत के बारे में पढ़ेंगे, इनकी लाइफ और कल्चर कैसी थी, पल्लवास और चोलास। तो ये 6-7 रूलर्स हैं, इनका पढ़ेंगे। और हर्षवर्धन के बारे में मैं बता चुकी हूँ डिटेल में, अगर लगेगा इंपॉर्टेंट कि कुछ अलग से है तो मैं वो करवा दूंगी, बाकी आप पुरानी वीडियोज़ में देख सकते हैं। फेमस ट्रैवलर्स का मैं करवा दूंगी जो जो थे। तो नेक्स्ट वीडियो का आप वेट कीजिए, तब तक वीडियो पसंद आए तो शेयर और कमेंट कर देना। थैंक यू।